नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। क्या भारत के चुनावों पर प्रभाव डालने की कोशिश बाहर से की गई? क्या विदेशों से भारत के चुनावों को लाखों डॉलर की फंडिंग से प्रभावित करने की कोशिश हुई? ये कोशिश किस तरह की, कहां से हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, इसका नतीजा क्या हुआ? सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें चल रही। एक रिपोर्ट भी वायरल हो रही है जिसमें ये सब दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, इसका सोर्स क्या है? वैसे आज विपक्ष ने भी दिन भर यही माहौल बनाने की कोशिश की जिससे चुनाव आयोग, भारतीय लोकतंत्र और पूरी प्रक्रिया पर शक पैदा हो। विदेशी रिपोर्ट भी तो यही दावा किया जा रहा है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। तो तमाम लोगों से फिर अपील करता हूं, डीएम साहब से, एआरओ, आरओ, सबसे गिनती में घालमेल की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि चीजें फिर हमारे हाथ में नहीं रहेंगी। जनता तैयार बैठी हुई है, जनता तय करेगी क्या करना है, प्रतिकार का स्वरूप क्या होगा। 4 जून के रिजल्ट के बाद सियासत का रुदाली गैंग क्या करने वाला है? पहला सैंपल आ चुका है। कल राहुल गांधी चुनाव हार गए तो क्या होगा, आज ही समझ लीजिए। इंडी गैंग के हार के बाद हंगामे की क्या तैयारी है, यह भी जान लीजिए। हार के बाद क्या करना है, पर्चा छप चुका है, चर्चा शुरू है। अभी से कहा जा रहा है कि हमारे 295 आए तो ठीक, और बीजेपी के 300 से ऊपर आए तो ईवीएम की गड़बड़ी। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार, तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर दिखेगी, हार की तरफ जाएगी, तो शासन प्रशासन उनका है। उनकी कोशिश होगी कि एजेंटों को भी डराएं, धमकाएं। इंडी वालों के पास बहानों की एक बहुत बड़ी लिस्ट है। हार के कारणों की एक बड़ी सूची है। एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं होता, ईवीएम में गड़बड़ी है, 17C फॉर्म नहीं दिया गया, एजेंटों को धमका रहे हैं, डीएम को डरा रहे हैं, चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं, इलेक्शन फर्जी हैं, काउंटिंग में धांधली है। कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में एआरओ की टेबल पे आदमी नहीं है, 150 डीएम से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री? ये फेक नैरेटिव है जो चल रहा है। हम इसको समझने में पूरी तरीके से फेल किए, ये हम एडमिट करते हैं। आप समझ गए हैं। क्या इन चुनावों में जानबूझकर फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई? क्या जानबूझकर भारत की चुनावी प्रक्रिया को बदनाम करने की कोशिश हुई? क्या भारत की चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने में विदेशी ताकतों का भी हाथ रहा है? क्या विदेशी फंडिंग की वजह से भारत के चुनावों में सरकार विरोधी नैरेटिव गढ़ा गया? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश हुई है जो ये बताती है कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप खूब हुआ है। ये रिपोर्ट बताती है कि भारत के चुनावों को प्रभावित करने के लिए कई अदृश्य हाथ एक साथ आए। तो क्या भारतीय विपक्ष भी इसी एजेंडे में फंस गया? क्या मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ जो झूठा प्रोपेगेंडा और एजेंडा चलाया गया वो इसी विदेशी हस्तक्षेप की वजह से चला? लेकिन सवाल है कि इससे किसी को हासिल क्या होगा? पिछले 10 सालों में भारत एक ग्लोबल पावर बनकर उभरा है, इसीलिए भारतीय चुनावों पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इन चुनावों के नतीजे ग्लोबल डायनेमिक्स को प्रभावित करेंगे। भारत एक आर्थिक और सामरिक शक्ति है, इसलिए भारतीय चुनावों के नतीजों से यह तय होगा कि भारत की आगे की विदेश नीति कैसी रहेगी, उसमें क्या बदलाव होगा। पिछले 10 वर्षों में भारत ने चीन, अमेरिका और रूस जैसी दुनिया की महाशक्तियों के साथ ऐसी बैलेंसिंग की है कि दुनिया ने भारतीय विदेश नीति का लोहा माना है। रूस यूक्रेन वॉर और हमास इजराइल के युद्ध जैसे बड़े संकटों में भी भारत की विदेश नीति सफल रही है। अब कोई भी समझ सकता है कि जियोपॉलिटिक्स की इस शतरंज में भारत एक प्रमुख खिलाड़ी है, और भारत में हो रहे चुनावों का जो भी नतीजा होगा उसका दुनिया पर भी बड़ा प्रभाव होगा। अब जो लोग ये नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने या देश में तीसरी बार लगातार बीजेपी की सरकार आए, उनकी पूरी कोशिश है
कि किसी भी तरह से इन चुनावों को प्रभावित किया जाए और इसके लिए सोशल मीडिया या मीडिया से बड़ा दूसरा कोई टूल नहीं हो सकता। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जब करोड़ों भारतीय अपनी सरकार चुन रहे थे तो दुनिया के मीडिया का एक बड़ा हिस्सा और बुद्धिजीवी भारत के इन चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें लाखों डॉलर का फंड मिला था। भारत के चुनावों को प्रभावित करने की सिर्फ विदेशी या पश्चिमी मीडिया ने कोशिश नहीं की, बल्कि भारतीय मीडिया का एक बड़ा हिस्सा भी इसमें फंसा रहा। भारत में पिछले 6 महीने में जो कुछ भी हुआ, विदेशी मीडिया ने उसे सिर्फ और सिर्फ चुनाव से जोड़ा है, चाहे किसी संस्था की कार्रवाई हो या क्लाइमेट चेंज हो। बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ और बीजेपी के विरोधियों के पक्ष में बड़े बड़े आर्टिकल छापे गए। भारतीय चुनावों की विदेशी मीडिया की कवरेज को जब भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक खास नैरेटिव को बनाने की कोशिश हो रही है जिससे वोटर प्रभावित हो सके। इस बात को देखकर हैरानी हुई है कि फ्रेंच मीडिया इन कोशिशों में सबसे आगे था और उसका सबसे बड़ा अखबार ले मोंडे सबसे ऊपर था। खास बात यह थी कि ये सारे के सारे आर्टिकल और शोधपत्र एक खास व्यक्ति से प्रभावित थे और उस शख्स का नाम है क्रिस्टोफ जेफ्रेलोट, जो एक फ्रांसीसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। पश्चिमी मीडिया और कुछ भारतीय मीडिया प्लेटफॉर्म पर चुनावों को लेकर जो कुछ भी छपा है उसके मुख्य सोर्स प्रोफेसर जेफ्रेलोट ही थे। सीजे के बारे में कहा जाता है कि वो भारतीय मामलों के सबसे बड़े विदेशी एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर जेफ्रेलोट के शोध पत्रों पर भारत में कई तरह से प्रोपेगेंडा और एजेंडा चले, जैसे कि कास्ट सेंसस यानी जातिगत जनगणना वाला नैरेटिव जेफ्रेलोट का ही था। और यह भी शायद इत्तेफाकी है कि इसी नैरेटिव को राहुल गांधी और बाकी इंडी अलायंस वालों ने भी उठाया। पता चला है कि प्रोफेसर जेफ्रेलोट को अमेरिका की हेनरी लूज फाउंडेशन यानी एचएलएफ से लाखों डॉलर की फंडिंग मिली है। एचएलएफ की स्थापना हेनरी लूज ने की थी, जो मशहूर टाइम मैगजीन के फाउंडर थे। और ये फंडिंग किस लिए दी जाती थी, इसका एक छोटा सा उदाहरण देखिए। ये फंडिंग इस तरह के आर्टिकल लिखने और इनका प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए दी जाती थी। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट था कि हिंदू बहुसंख्यकवाद के वक्त में मुसलमान, इसके लिए $3,85,000 यानी करीब 3.25 करोड़ रुपए का फंड दिया गया। पूरे चुनावों के दौरान टाइम मैगजीन बीजेपी को लेकर क्या क्या आर्टिकल पब्लिश करती रही, ये भी देख लीजिए। इन आर्टिकल की हेडलाइन पढ़ने से ही समझ में आ जाता है कि किस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। इस रिपोर्ट में और भी बहुत विस्फोटक खुलासे हुए हैं। भारतीय चुनावों में एजेंडा चलाने वालों को हेनरी लूज फाउंडेशन और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंडिंग मिली है। जिन लोगों और मीडिया संस्थानों ने इस नैरेटिव की रिपोर्ट छापी है वो फ्रांस और अमेरिका बेस्ड हैं। इन्हीं रिपोर्ट्स के जरिए भारत में घटता लोकतंत्र, हिंदू बहुसंख्यकवाद और फासिज्म जैसे वाक्य लाए गए। और यह भी इत्तेफाकी है कि इन्हीं वाक्यों का प्रयोग विपक्ष के नेताओं ने भी किया। कांग्रेस चुनावों को लेकर क्या नैरेटिव बनाना चाहती थी, ये संकेत तो राहुल गांधी ने बहुत पहले ही दे दिए थे और उसी नैरेटिव पर उन्होंने चुनाव लड़ा भी। एक ऐसा नैरेटिव जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोदी को और मोदी की सरकार को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा था। इसमें यह भी नहीं देखा गया कि क्या इससे भारत की छवि को तो नुकसान नहीं हो रहा। जैसे इंडी अलायंस ने आरोप लगाया कि बीजेपी संविधान खत्म करना चाहती है, फिर यह फेक न्यूज फैलाई कि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है। यह भी कहा कि बीजेपी जीत गई तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। यह भी कहा कि बीजेपी के राज में सरकारी संस्थाओं पर कब्जा हो गया है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स सरकार के कहने पर विरोधियों पर एक्शन ले रही है। फिर पूरे चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए। हमें इस बात का शक यह होता है कि ठीक है, कौन सी ऐसी शक्तियां थी जिन्होंने भारत के अंदर अनरेस्ट पैदा करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। और आज भारतीयों के मन में यह संदेह है कि चुनाव के परिणाम के समय भी कहीं ये कौन सी अज्ञात शक्तियां हैं जिनके द्वारा जाने में या अनजाने में ये लोग संचालित होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अनेक मीडिया में इस प्रकार की बातें आई थी कि देश के अंदर और देश के बाहर से बहुत सी शक्तियों ने इस बात के लिए प्रयत्न और संकल्प किए थे कि वो सरकार को नहीं आने देंगे। आप लड़िए ईमानदारी से और जो हो उस निर्णय को स्वीकार करिए। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा, अभी जो फिलहाल एग्जिट पोल के जो रिजल्ट्स आए हैं, हम लोग बचपन में कांग्रेस एक नारा देती थी कि सारे भारत से नाता है और सरकार चलाना आता है। अब जनता ने बता दिया कि सरकार चलाना किसे आता है और सारे भारत से नाता भी टूट गया। अब
इनका नारा केवल एक हो गया है, लोकतंत्र नहीं सुहाता है, इसलिए केवल बवाल मचाना आता है। अब पता नहीं कल क्या होगा। कल जब इंडी गठबंधन के खिलाफ चुनावी नतीजे होंगे तो ऐसा लगता नहीं कि वो आसानी से इन नतीजों को स्वीकार करेंगे। इसका माहौल तो उन्होंने अभी से बनाना शुरू कर दिया है। आरजेडी के मनोज झा ने साफ साफ धमकी दे दी है कि काउंटिंग में घालमेल हुआ तो उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने कह दिया है कि 300 से ऊपर बीजेपी की सीटें मतलब कि ईवीएम की गड़बड़ी हुई है। सपा के अखिलेश यादव ने भी कहा है कि बीजेपी हारेगी तो उनके चुनाव एजेंटों को धमकाएगी। ममता की पार्टी की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी धांधली करेगी, इसलिए एग्जिट पोल में उनकी जीत दिखाई गई है। दिल्ली की आप पार्टी के संजय सिंह ने भी एग्जिट पोल के बहाने धांधली की आशंका जताई है। ये कहां तैयार हुआ है भाई एग्जिट पोल? ये कहां पे बनाया गया एग्जिट पोल? ये कौन सा एग्जिट पोल है भाई? तो मैं तो एक मायने में एग्जिट पोल करने वालों को धन्यवाद दिया है कि भैया एग्जिट पोल के लोगों ने पूरे देश को यह बता दिया कि हमारे एग्जिट पोल पे भरोसा ही मत करना। उन पे दबाव बना होगा एग्जिट पोल के नंबर बदलने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है मोदी जी, हम ऐसा नंबर बदल देते हैं जिस पे जनता विश्वास ही नहीं करेगी। एग्जिट पोल ये मतगणना से पहले देश की जनता को, देश के प्रशासनिक तंत्र को और देश के चुनाव आयोग को प्रभावित करने की एक गलत कोशिश है। एग्जिट पोल इस देश के अंदर पूरी तरीके से बैन होना चाहिए, बंद होना चाहिए, क्योंकि एक बार नहीं अनेक बार यह गलत साबित हुआ है। मेरा ख्याल से ये और अमित शाह फोन से बात करते थे कैसे ये काउंटिंग स्टेशन जितना है सबको दखल किया जाए और ज़बरदस्ती जीता जाए। और देखिए उसका प्रथम दफ़ा यह है, हर न्यूज़ मीडिया बता दिया कि वो जीत रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस पीछे है। तो ये दीज आर ऑल बोगस, फेक न्यूज़। कल साबित हो जाएगा जो बोला ये न्यूज़ चैनल ये ठीक नहीं है। ये जो बीजेपी पार्टी का प्रेसिडेंट है उन्होंने बताया कि इनकाउंटर होगा, माने बंगाल को यूपी बनाएगा, बनारस बनाएगा, बिहार बनाएगा, राजस्थान बनाएगा। तो इससे तृणमूल को डराने चाहते हैं। तो इसीलिए हम लोग कहा कि डरने का कोई बात नहीं है, आप लोग अंदर में बैठ के काउंटिंग में रहेंगे और हम लोग लाखों लाखों नौजवान को लेकर काउंटिंग स्टेशन का बाहर में रहेगा। यानी साफ साफ दिख रहा है कि मोदी विरोधी पार्टियों ने हार का नैरेटिव तैयार कर लिया है और इसमें एक बड़ा बहाना बनाया जा रहा है फॉर्म 17C का। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि फॉर्म 17C क्या होता है। हर पोलिंग बूथ पर प्रिजाइडिंग अफसर को एक फॉर्म दिया जाता है जिसे भरा जाता है। यह काम वोटिंग की प्रक्रिया खत्म होने के तुरंत बाद करना होता है। इसमें कई चीजें भरनी होती हैं जिससे यह साफ होता है कि कितने लोगों ने वोटिंग की, कितने वोट करने नहीं आए और कितने लोगों को वोट देने के काबिल नहीं समझा गया। यह भी भरना होता है कि वोटिंग के दौरान कितनी ईवीएम का इस्तेमाल किया गया, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट की संख्या और नंबर देने होते हैं। इससे यह होगा कि जितने लोगों ने उस पोलिंग बूथ पर वोटिंग की होगी, मतगणना वाले दिन अगर उसी ईवीएम पर उतने ही वोट काउंट हुए तो फिर इसका मतलब कोई गड़बड़ नहीं हुई है। अब विपक्ष यही सवाल उठा रहा है कि फॉर्म 17C उन्हें उपलब्ध क्यों नहीं करवाए गए। ये जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और अगर किसी को इस बात का शक है कि वोट आखिरकार क्यों बढ़ रहा है, जो फॉर्म 17C है उसमें पूरी जानकारी है कि कितना वोट पड़ा है। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन तमाम नियमों का पालन करेगा और एजेंट से लेकर के जो जानकारी है वो भी सही देंगे। एजेंट जो मौके पर रहेंगे उनको भी सुरक्षा का इंतजाम इलेक्शन कमीशन करेगा, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर दिखेगी, हार की तरफ जाएगी, तो शासन प्रशासन उनका है। उनकी कोशिश होगी कि एजेंटों को भी डराएं धमकाएं। 17C फॉर्म आप सब जानते हैं, कई कैंडिडेट्स को 17C फॉर्म नहीं दिया गया। ये बात हमने चुनाव आयोग में भी कही है कि नहीं दिया गया 17C। ये महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है कि उस बूथ पर चुनाव की समाप्ति के पश्चात कितने वोट पड़े और उस पर सबके हस्ताक्षर होते हैं। उससे ज्यादा प्रामाणिक कुछ भी नहीं होता है।
अगर वो प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है हजारों बूथों पर, तो जब मतगणना शुरू हो स्ट्रांग रूम से कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को बाहर लाया जाए, या तो आप उसकी तस्वीर खींचने की इजाजत दीजिए या उस वक्त आप वो फॉर्म प्रपत्र मुहैया कराइए। अब तो विपक्ष जो भी कर ले, जितना भी अविश्वास जता ले, जितने भी सवाल उठा ले, नतीजा तो स्वीकार करना ही होगा। हालांकि अभी विपक्ष के मूड को देखकर तो ऐसा लगता है कि वो आसानी से हार नहीं स्वीकारेगा। चुनाव आयोग बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच, बीजेपी की एक शाखा इस तरह से काम कर रहे, इसलिए इस देश का लोकतंत्र 10 साल में संकट में आया, खतरे में आया। तो हम कल पूरी एकजुटता से हमारे लोगों को कहा है, आखिरी होठ की गिनती होने तक आप वहाँ बैठिए, डट के रहिए। आपके ऊपर दबाव लाया जाएगा, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे, हाँ, आपको डिमोरलाइज किया जाएगा, लेकिन आप वहाँ से हटे नहीं। ये हमारे सभी इंडिया आघाड़ी के जो प्रमुख लोग हैं, कार्यकर्ता है, पोलिंग और बूथ के एजेंट है, वहाँ के सबको संदेश दिया है। ये यही हाल है जो ईवीएम में होता है। कर्नाटक जीत गए ईवीएम से, बंगाल जीत गए, केरला जीत गए, तेलंगाना जीत गए, हिमाचल जीत गए, तो ईवीएम ठीक है, और जहां बीजेपी जीते तो ईवीएम खराब है। तो आप किसको किसको आलोचना करेंगे? चुनाव आयोग की करते हैं आप, मीडिया को रोज आप मन भर गाली पढ़ते हैं, अगर शुद्ध भाषा में बोलूं तो, और ले चलते हैं संविधान खतरे में है। न्यायपालिका को कांग्रेस पार्टी ने टीका टिप्पणी की अनावश्यक, याद होगा आपको। मीडिया पर करते हैं, चुनाव आयोग पर करते हैं, कोई संस्था छोड़ेंगे आप? अब इनको वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? मोटी बात यह है, हार निश्चित है, अभूतपूर्व ऐतिहासिक विजय होगी।